हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले अपने को एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है और इसकी दिशा जाननी बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर क्या होता है? देखो डियर, जैसे ये अपना बोर्ड है ना। तो बोर्ड का यानी ये जो सामने आपको सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी इसके लंबवत बाहर की ओर, इसके तल के लंबवत बाहर की तरफ होती है ना। जो तल आपको दिख रहा है इसके लंबवत बाहर की तरफ, मतलब इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अगर इस बोर्ड के पीछे वाले तल की बात करूं तो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाएगी, बोर्ड के तल के लंबवत पीछे की ओर। तो देखो इसको जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक वर्ग है, इसकी ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, और अगर इसका एरिया वेक्टर निकालो आप, ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो देखो इसको एक्स अक्ष में मान सकते हैं तो इसकी डायरेक्शन इसके साथ आई के, इसको अपन वाई एक्सिस में मान सकते हैं तो इसके साथ जे के। एरिया को वेक्टर क्वांटिटी माने तो इसका मतलब इसका क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, सदिश गुणनफल। और इसका सदिश गुणनफल करेंगे यानी भुजा स्क्वायर या इसकी लंबाई इंटू इसकी चौड़ाई। तो ए इसके साथ आई के क्रॉस ए इसके साथ जे के, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के हो जाता है, के। तो एरिया ए स्क्वायर इज इक्वल, और इस के इसका मतलब जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आई। और जो जेड एक्सिस है वो अपन ऐसे मानते हैं, जेड एक्सिस इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब के जेड एक्सिस में होता है। इधर अपन डायरेक्शन दिखाने के लिए आई केप, वाई एक्सिस में जे केप और जेड एक्सिस में के केप। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये एरिया है, ये रखा हुआ है, ये जो वर्ग है, ये वर्ग अपना कहाँ पे रखा हुआ है, इस बोर्ड के तल में रखा हुआ है। तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो इसका एरिया इधर हो जाएगा। समझ गए बात? और इस वर्ग के जो पीछे का सरफेस है उसका एरिया पीछे की तरफ है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, यानी अपन ऐसे लिखते ए जे केप क्रॉस ए आई केप, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता ए स्क्वायर जे केप क्रॉस आई केप, मतलब माइनस का के केप हो जाता। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती, ए स्क्वायर माइनस का केप के। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो एरिया है, अभी अपन 2D की बात कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन, जो सरफेस आपको दिख रहा है इसकी एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और इसके जो पीछे का सरफेस है, जैसे मान लो ये जो आपको ये सामने वाला सरफेस दिख रहा है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी भाई। जो चौक है ना उसकी डायरेक्शन के अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अच्छा, इसके दूसरा मेरी तरफ जो सरफेस है उसके एरिया की डायरेक्शन मेरी तरफ होगी, परपेंडिकुलर मेरी तरफ। ठीक है, तो अगर मान लो ये तो 2D सरफेस की बात होगी, अगर मैं मान लो 3D सरफेस की बात करूं, जिसको बंद पृष्ठ भी बोलते हैं, क्लोज सरफेस, है ना, बंद पृष्ठ बोलते हैं। अब देखो, अगर इसके डायरेक्शन बतानी हो, जैसे मेरे पास एक क्यूब है यानी एक घन है ना, तो ये क्लोज सरफेस हो गया 3D में। तो इनकी एक तो सरफेस ये हो गई, एक इसके सामने वाली हो गई, एक मेरी तरफ हो गई, एक इधर हो गई। तो ये जो ये साइड है ये ऐसे है ना, और ये साइड है ये ऐसे है।
तो ध्यान रखना इसके अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर 2D के अंदर लेते हैं तो 2D के अंदर जो सरफेस दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, पीछे वाला सरफेस लेते हैं तो अंदर की तरफ। लेकिन 3D के अंदर ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ पे अगर मान लो ये इस तरह से, ये है ना, ये सरफेस ऐसे, ये सरफेस ऐसे है, तो इस सरफेस के ये वाली डायरेक्शन जो अंदर की तरफ रह गई ये नहीं ली जाती है, एरिया वेक्टर इधर लिया जाएगा। इसका मतलब इस सरफेस की डायरेक्शन इधर होगी, इधर एरिया वेक्टर। अगर इस सरफेस की बात करें तो ये ऐसे है, तो ये तो अंदर आ गया, क्यूब के अंदर वाली डायरेक्शन नहीं ली जाती है, ये बाहर वाला सरफेस, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अगर मैं ऊपर वाले सरफेस, इस सरफेस की बात करूं, है ना, तो ये इस तरह से इसकी छत है, तो इसका एरिया, ये नीचे वाला तो इस क्यूब के अंदर आ गया ना, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर वाली ली जाएगी। इसमें एरिया नीचे की तरफ ली जाएगी। और ये जो देखो ये सामने वाला सरफेस है, ये सामने वाला है, ये पीछे वाला सरफेस है, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, और ये जो नीचे रह गया इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पीछे की तरफ। समझ गए मेरी बात? तो ये तो अपन एरिया वेक्टर की बात करें अगर, तो क्या देखा, जो कोई क्लोज सरफेस या 3D सरफेस होता है उसका एरिया जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा बाहर की तरफ ली जाती है, अंदर सरफेस के अंदर की तरफ नहीं ली जाती है। ओके, जैसे अगर मान लो इस तरह का आपके पास क्लोज सरफेस है, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, तो इसके अंदर अगर मैं इसकी एरिया वेक्टर की बात करूं तो देखो ये सिलेंड्रिकल सरफेस इस चौक की तरह हो गया, यानी ऊपर एक वर्ताकार भाग है, इसके एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, एक नीचे वर्ताकार भाग है, इसके एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर नीचे की ओर। अब ये क्लोज सरफेस है, सॉरी, जो इसका वक्र पृष्ठ होता है, इस कर्व्ड पृष्ठ जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन अगर आप यहाँ पे पॉइंट लोगे तो डायरेक्शन इधर, यहाँ पे लोगे तो इधर, 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 है ना, इसके परपेंडिकुलर चारों तरफ जिधर पॉइंट ले रहे हो उधर आउटवर्ड साइड में होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अगर मैं सरफेस पर यहाँ पे पॉइंट लूँ तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, अगर सरफेस पे यहाँ पॉइंट लूँ तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। अगर मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे, है ना, ये इस तरह से सिलेंड्रिकल है, अगर यहाँ पे लूंगा पॉइंट तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, यहाँ पीछे लूँ तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ। कहने का मतलब जहाँ पे सरफेस पर जहाँ पॉइंट ले रहे हो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगा। समझ गए बात? अगर मान लो मैं ऐसे कोई गोला लूं तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो, जहां पे भी पॉइंट लोगे इसके त्रिज्यी बाहर की तरफ ऐसे, अगर यहाँ पे पॉइंट लिया तो एरिया वेक्टर इधर, यहाँ पे पॉइंट लिया तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, यहाँ पे पॉइंट लिया तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, यहाँ पे पॉइंट लिया तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर। कहने का मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर। समझ गए मेरी बात? तो ये तो अपन ने देखा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अपन समझेंगे। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? फाई से। फाई से डिनोट करते हैं। तो देखो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, अपन इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास एक सरफेस है, ध्यान से देखना, ये ऐसे है, ये सरफेस कैसे, इस तरह से रखा हुआ है ना, 2D के अंदर मैंने इस तरह से देखा है इसको, वास्तव में ये ऐसे रखा हुआ है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो आ रही है वो इसमें से पास होके आ रही। तो देखो ऐसे इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो गुजर रही। तो इसमें क्या कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस पृष्ठ के लंबवत, यानी पृष्ठ ऐसे है, ऐसे दिखा दूं मैं इसको, पृष्ठ ऐसे है, तो इसका मतलब इसके ये विद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजर रही है, तो इसके लंबवत है, देखो इनमें से कितनी, 3 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, इसका मतलब इसका फ्लक्स कितना हो गया, 3। एक क्लोज सरफेस लिया मैंने, अब बताओ इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें से 2 विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, इसका मतलब फाई का मान, इसके लिए फ्लक्स का मान 2 हो गया। समझ गए बात। तो विद्युत क्षेत्र यानी किसी पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं इसमें से पास होती है उसको उस पृष्ठ का क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो ध्यान देना, ये ई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा ना, तो इसका ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई ए, यानी ई डॉट ए, ओके। अब देखना डॉट हटाते हैं तो कोस थीटा, फाई बराबर ई ए कोस थीटा, और यहाँ पे ई और ए के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो फाई कितना हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो गया ई। समझ गए मेरी बात। अगर मान लो आपके ये यहाँ पे तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लेकिन ऐसे कोई सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर हो गया, लेकिन ऐसे विद्युत क्षेत्र है, ऐसे गुजर रहा है। अब फ्लक्स कैसे निकालोगे, देखो विद्युत फ्लक्स तो वो होता है ना जो पृष्ठ के लंबवत गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ई है, इसको अगर घटकों में वियोजित करूं, ई और ए के बीच में थीटा कोण हो गया, तो इनको घटकों में वियोजित करूं तो इधर तो ई की डायरेक्शन में तो इसका ई कोस थीटा आ जाएगा, और इसके जो दूसरा घटक है लंबवत घटक है वो ई साइन थीटा आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये इसके कारण फ्लक्स होगा या इसके कारण फ्लक्स होगा, तो आप कहोगे सर जो परपेंडिकुलर घटक लिया जाता है लंबवत, इस पृष्ठ के जो लंबवत विद्युत क्षेत्र का घटक है वो लिया जाएगा, तो इस विद्युत क्षेत्र ई का लंबवत घटक कौन सा है, ई कोस थीटा, जो ए की डायरेक्शन में है, तो इसका फ्लक्स क्या आ गया, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। समझ गए मेरी बात। अब फ्लक्स के मान में कैसे वृद्धि हो सकती है, यानी फ्लक्स का मान किन किन बातों पर निर्भर कर सकता है, तो ई का, एक तो देखो ई की डेंसिटी बढ़ा दें, यानी कोई पृष्ठ है उसमें से पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ा दें, विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ा दें इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, यानी इससे ई का मान बढ़ गया। मैंने आपको विद्युत बल रेखाओं में पढ़ाया था कि जहां पे विद्युत बल रेखाएं अगर पास पास हो जाती है, इसका संख्या घनत्व अधिक होता है, वहां विद्युत क्षेत्र अधिक हो जाता है, यानी ई का मान बढ़ाया, तो इस ई का मान बढ़ाने से इसमें से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या बढ़ गई, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ गया। तो एक तो ई पर डिपेंड करता है ना, ई पर करता है एक तो निर्भर। दूसरा, अगर मान लो विद्युत क्षेत्र तो यही है, लेकिन मैंने क्या है, एरिया बढ़ा दिया है ना, पहले एरिया कम था, अब विद्युत क्षेत्र तो यही है लेकिन इसका एरिया बढ़ा दिया, ये एरिया ले लेता हूं, तो अब इनमें से देखो इसके लंबवत जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो, यानी एरिया बढ़ा दिया, तो ये सारे के सारे विद्युत बल रेखाएं इसमें से पास हो रही है, इसका मतलब इसका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो दूसरी बात किस पे निर्भर करता है, एरिया पे, यानी जो फ्लक्स है वो ई के भी प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स है वो ई के भी, ए के भी प्रोपोर्शनल है, बीच में थीटा, देखो थीटा पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा, ई और ए के बीच में, ये थीटा किसके बीच में है, ई और ए के बीच में जो कोण बनता है उस पर भी फ्लक्स का मान निर्भर करता है। तो फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, पहली बात ई पर, दूसरी बात ए पर,
तीसरा ई व ए के मध्य कोण थीटा पर। समझ गए बात। अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर ई ए, इसका एसआई मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक, ई का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होया न्यूटन बट्टा कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा दूसरा मात्रक देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने दूसरा मात्रक बताया था वोल्ट प्रति मीटर, और जो एरिया है इसका हो गया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो दूसरा मात्रक हो गया इसका वोल्ट इंटू मीटर। समझ में आ गई बात। अब इसकी विमा बनाए तो विमीय सूत्र फाई का, फाई की विमा देखो, न्यूटन के लिए न्यूटन की विमा होती है m1 L1 T-2, उसके बाद में कूलम की विमा होती है A1 T1, और मीटर स्क्वायर की विमा होती है L2। तो क्या बन गई इसकी विमा, m की पावर 1, L की पावर 2 और 1 3, T की पावर 1 ऊपर जाएगी माइनस की 1 और माइनस की 2 पहले से माइनस की 3, और A की पावर -1, ये इसकी क्या हो जाएगी, फाई की विमा हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब देखो 1 नंबर कंडीशन में लेता हूं कि अगर जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है, मतलब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है इसका, एरिया वेक्टर इस ई के समांतर हो जाएगा। तो इसका मतलब ई और ए के बीच में थीटा बराबर होगा 0 डिग्री, तो फाई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो फाई का मान हो गया ई ए। फ्लक्स धनात्मक है, और जब धनात्मक फ्लक्स होता है ना वो निर्गत फ्लक्स होता है, ध्यान रखना इस चीज का। यानी इस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इस सरफेस में से ये क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, तो अपन क्या कहेंगे, इससे फ्लक्स है वो निर्गत है, क्योंकि इससे जो क्षेत्र रेखाएं वो बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इधर वाली सरफेस की बात करता कि मुझे इस वाले सरफेस का फ्लक्स चाहिए, तो ई की डायरेक्शन तो इधर है ही, लेकिन ए की डायरेक्शन किधर होती, इधर होती, बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाता, ई और ए के बीच में 180 डिग्री का बन जाता, 180 डिग्री मतलब -1 आता, और फ्लक्स फाई बराबर -EA आ जाता। तो अपन लिखते हैं फ्लक्स ऋणात्मक है तो प्रवेशित होगा। अगर इधर वाले सरफेस की बात करूं तो इधर ये क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है, इसका मतलब इधर तो प्रवेशित है फ्लक्स, तो प्रवेशित फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू ऋणात्मक आती है, और जो बाहर निकलता है निर्गत फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है। ये याद रखना कि धनात्मक वैल्यू आ रही है फ्लक्स की तो मान लेना निर्गत फ्लक्स है, ऋणात्मक वैल्यू आ रही है तो मान लेना प्रवेशित फ्लक्स है। ओके, अगर मान लो इस एरिया को मैं ऐसे रख दूं, यानी जो पृष्ठ रखा हुआ है वो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ऐसे रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर या नीचे की तरफ होगी, नीचे वाले सरफेस के लिए नीचे की तरफ होगी। लेकिन दोनों ही कंडीशन में ई के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0, तो फ्लक्स 0। वैसे भी देख लो प्रैक्टिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर से निकल जाएगी नीचे से निकल जाएगी, सरफेस में कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जा रही है लंबवत, इसका मतलब इसका फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अब 3 नंबर देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और बेटा यहां पे मेरे पास एक क्यूब रखा हुआ है, कैसे, इस तरह से एक घन रखा हुआ है, और घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है।
घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ए ए ए ए है ना, प्रत्येक साइड ए है। तो देखो अगर आपको पूछे यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है, देखो विद्युत क्षेत्र यहाँ सभी जगह है, लेकिन डायरेक्ट इस डायग्राम के बीच में नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे भी है विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस E का मान है E नोट आई कैप। समझ गए मेरी बात? अब मुझे बताना है घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ज्ञात करो, थोड़ा सा ध्यान दे ले भाई। इसका ये सरफेस है, इसको 1 नंबर सरफेस दे दो नाम। ये वाला सरफेस है ना, ये वाला सरफेस मतलब इस घन की ये दीवार हो गई, और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मेरी तरफ होगी इधर, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया इधर, ए की डायरेक्शन। और ई की डायरेक्शन किधर है? ई की डायरेक्शन इधर है, ए की डायरेक्शन इधर आ गई और ई की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब इस सरफेस के लिए फाई कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। देखो ई तो इधर ही है ना, अरे ए की डायरेक्शन तो इधर, मैंने पहले समझाई थी आपको। ये दीवार है तो अंदर वाली डायरेक्शन नहीं ली जाती है जो क्यूब के अंदर आ गई, तो क्यूब के बाहर वाली डायरेक्शन ली जाती है। तो इस दीवार के लिए, दीवार नंबर 1 के लिए डायरेक्शन इधर हो जाएगी एरिया की, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको एक्स एक्सिस में दे रखी है, तो बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 180 डिग्री। तो फाई 1 निकाल लो पहली दीवार के लिए, फाई 1 बराबर हो जाएगा ई ए कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है डियर? -1। तो ई की वैल्यू है ई नोट, और ए और माइनस का आ गया, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, फाई 1 आ गया। अब ये 2 नंबर दीवार मान लो, 2 नंबर ये वाली, कौन सी दीवार? इसके जस्ट सामने वाली। तो इसका एरिया वेक्टर, ये तो अंदर आ गया क्यूब के, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो ये ए की डायरेक्शन हो गई, जबकि ई की डायरेक्शन भी इधर ही है, ये दिया हुआ है इधर। तो इसका मतलब फाई 2 दूसरी दीवार का फ्लक्स हो गया ई ए कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितने बना? दोनों ए की डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो ई ए आ गया, यानी ई की वैल्यू ई नोट है, ई नोट ए। अब इसको दीवार नंबर 3 मान लो, ये वाली जो मान लो, ये जो घन है इसके नीचे वाली दीवार है, इसका एरिया किधर होगा? नीचे की तरफ। एरिया नीचे की तरफ है, लेकिन ई की डायरेक्शन किधर है? इधर। ई की डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस में ही है जो दी हुई है सवाल में। इसका मतलब इसके बीच में एंगल कितना बन गया? इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो फाई 3 कितना आ गया? ई ए कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो फाई 0 आ गया। अच्छा, ये 4 नंबर एरिया मान लो, ये वाला जो ऊपर छत है घन की, 4 नंबर, इसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई, ई की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब ई और ए के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। तो फाई 4 इजिकल टू क्या आ गया? ई ए कोस 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी 0। फाई 5 ये सामने वाली दीवार है ना, आमने सामने, यानी 2 दीवार ऐसे हो गई, 2 ऊपर नीचे हो गई, आमने सामने भी तो हो गई। तो ये सामने वाली दीवार, ये वाला है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देखो, ये 5वां सरफेस मान लेता हूं, और इसके एरिया की डायरेक्शन इधर होगी और ए की डायरेक्शन इधर है, यानी ई की डायरेक्शन तो इधर है और ए की डायरेक्शन इधर है। तो इसका मतलब इसके बीच में भी फाई एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, ई ए कॉस 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आ गया? 0, और फाई 6। इसका जो नीचे वाला, पीछे वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, पीछे वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, पीछे वाला एरिया। तो इस एरिया की डायरेक्शन, यानी ये वाला है ना, ये सामने वाली दीवार, ये पीछे वाली दीवार, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। मतलब ए की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ और ई की डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच में कितने एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। फाई 6 इजिकल टू ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो फ्लक्स 0 हो गया। टोटल फ्लक्स जोड़ेंगे, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 और फाई 6, यानी इनकी तो 0 0 आ रही, इनको जोड़ दो। फाई 1 की वैल्यू आई माइनस का ई ए, फाई 2 की प्लस का ई नोट ए माइनस का, और फाई 2 की ई नोट ए प्लस का, फिर सारे 0 है
इससे ये कैंसिल हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? गन से टोटल फ्लक्स 0 आया, मतलब इसमें से जितना फ्लक्स इंटर हो रहा है उतना इसमें से निर्गत हो रहा है। ओके, जो इंटर हो रहा है तो ये माइनस में है, और जो बाहर निकल रहा है वो प्लस में है, तो टोटल फ्लक्स क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स रहा? गन के अंदर 0। समझ में आया? तो इस टाइप से देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 4 नंबर के लेता हूं कि जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक क्यूब है वो यहां रखा हुआ है, ठीक है, और ये मूल बिंदु है, इससे ए डिस्टेंस पे है ये, और इससे जो क्यूब है इसकी साइड भी ए ही है, जो घन दिया हुआ है इसकी प्रत्येक साइड ए दे रखी है, और यहाँ से डिस्टेंस भी यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी ए दे रखी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू दे रखी है E बराबर E नोट अक्स और आई कैप। तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करो, घन से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करो। देखो डियर, वैसे इसके अंदर मैंने एरिया वेक्टर आपको ध्यान से समझा दिया है कि ये मान लो इसका ये 1 नंबर सरफेस है, तो 1 नंबर सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, जबकि ई की डायरेक्शन इधर होगी, बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 180 डिग्री का। तो आप क्या लिखोगे? पहले सरफेस के लिए φ1 इजिकल टू ई ए कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री का मान -1। तो अब देखो यहाँ तो -1 हो गया, ई की वैल्यू क्या दे रखी है? ई नोट अक्स, ई नोट अक्स, अक्स की जगह क्या रखोगे? यानी ये जो सरफेस है ये कितनी दूरी पर है? यहाँ से ए डिस्टेंस पे है, तो अक्स की वैल्यू ए होगी, तो ई नोट अक्स, फिर ए कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, इसका मतलब ये हो गया माइनस का ई नोट अक्स ए, अक्स और ए इसका एरिया, तो इसकी ये साइड ए है ना, ये साइड मतलब घन है ना ये, तो ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो इसका एरिया हो गया साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर आ गया। समझ गए मेरी बात? अब φ2 मैं 2 नंबर ये सरफेस मानता हूं, इसको माना, तो इसके एरिया की डायरेक्शन इधर हो गई और ई की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इनके बीच में थीटा 0 डिग्री बना। आप φ2 लिखोगे ई ए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ई की वैल्यू ई नोट अक्स है, अक्स कितनी दूरी पर है? ये सरफेस है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? ए तो ये हो गई, ए ये हो गई, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से इस सरफेस की यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो गई? 2a। तो अक्स की जगह क्या लिखोगे डियर? 2a। फिर एरिया, ये एरिया हो गया इसका भी, ये एक देखो ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो a इंटू ए स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? सॉरी यहाँ पे मैंने a की जगह अक्स लिख दिया, जबकि a की जगह क्या होगा? ये अक्स की जगह जो डिस्टेंस है, अक्स की जगह a लेनी है, तो ई नोट a इंटू एरिया का हो गया ए स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का ई नोट a की पावर 3। समझ गए बात? और यहाँ पे हो गया 2 ई नोट a की पावर 2 और 1 3। ठीक है, φ3 इसको मान लूँ मैं, इसके एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ई की डायरेक्शन इधर, बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री, मतलब φ बराबर ई ए कोस 90 डिग्री, वैल्यू कितनी हो गई रहे? 0। φ4 ये नीचे वाला सरफेस मान लो जो घन का जो पेंदा होता है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ और ई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो थीटा कितना बना? 90 डिग्री, तो φ4 ई ए कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। φ5 अब ऊपर वाला सरफेस ये वाला, इसके एरिया की डायरेक्शन इधर है, लेकिन आपको पता है ई की डायरेक्शन इधर है, एरिया की डायरेक्शन ये, ई की डायरेक्शन ये, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, तो φ5 भी ई ए cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, ऐसे ही φ6 भी क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है। अब देखो घन से कुल निर्गत फ्लक्स निकालना है तो सारे फ्लक्स जोड़ेंगे, तो फाई बराबर फाई वन की वैल्यू है माइनस का ई नोट ए की पावर 3, फाई टू की वैल्यू है 2 ई नोट ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब, ठीक है। फिर सारे 0 0 0 जोड़ने, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 2 ई नोट ए स्क्वायर और ये माइनस का ई नोट ए स्क्वायर, तो प्लस का क्या बचा, फ्लक्स 0 नहीं होगा, ये माइनस परिवेशित तो ये है, निर्गत ये है, तो अब फ्लक्स कितना होगा, ई नोट ए की पावर 3, ये माइनस हो जाएगा, 2 ई नोट ए की पावर 3 में से ई नोट ए की पावर 3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई इजिकल टू ई नोट ए की पावर 3। समझ गए बात। इसके आधार पर अपने एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, उसको करने की कोशिश करना आप। थैंक यू।